अब यहाँ मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, मुझे लगना चालू हुआ कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। पता है हम जैसे लोग वायरल क्यों नहीं होते? क्योंकि हम इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। ये अकेला शब्द काफी है रेवंत हिम्मत सिंह का को फूड फार्मर बनाने के लिए। इवन रेवंत ही नहीं, बहुत से बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने इस शब्द का इस्तेमाल बहुत ही स्मार्टली तरीके से किया है, जिससे वो अपने कंटेंट को एक एम्पायर में कन्वर्ट करते हैं और एक क्रिएटर से क्रिएटरप्रेन्योर बनते हैं। शब्द का नाम एंटी ट्रेंड, शब्द का काम बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा। ये एक एंटी ट्रेंड लाइन थी। अब ट्रेंड हम जानते हैं जो मार्केट में चल रहा है। एग्जाम्पल देखो, मैं सबसे पहले पिक्चर देखने जाऊंगा और रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा, फिर उसके बाद जोमेटो और स्विगी ने एंटी ट्रेंड में कन्वर्ट किया। रेस्टोरेंट क्यों जाना है भाई, हम घर तक पहुंचा देते हैं ना। पुराने समय में इंजीनियरिंग को एक सक्सेस माना जाता था, लेकिन 3 इडियट्स ने कहा कि सक्सेस गई तेल लेने, पैशन जरूरी है। इवन गब्बर और जवान जैसी फिल्म्स तो पूरी एंटी ट्रेंड पे बेस्ड थी। करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं लोग, पर कोई सुनता नहीं है। एक काम करते हैं, अब एक विलन बनना पड़ेगा ताकि समाज में एक चेंज लाया जाए। तो ट्रेंड अगर राइट है तो एंटी ट्रेंड लेफ्ट है, दिन है तो रात है, रोना है तो हंसना है। तो ट्रेंड के अपोजिट कोई भी चीज होती है वो एंटी ट्रेंड बन जाती है। अब फूड फार्मर जैसे क्रिएटर्स कैसे इस चीज का इस्तेमाल करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। और मैंने इसी सेम स्ट्रेटजी को अपनी पिछली वीडियो में इस्तेमाल किया और काम कर रही है। तो इस वीडियो से हमें 5 सवालों के जवाब चाहिए, जिसको हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला सवाल, रेवंत ने अपनी अथॉरिटी कैसे बिल्ड करी जीरो से? उनके पास ऐसा कौन सा अनफेयर एडवांटेज है जिससे लोगों का ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं वो बिना ट्रू इन्फ्लुएंसिंग के? चौथा, अपने कंटेंट से एक हिडन एम्पायर वो कैसे बना रहे हैं? और पांचवा, कैसे हर एक कंट्रोवर्सी उनको पहले से और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बनाती है। चलो शुरू से शुरू करते हैं। कैसे उन्होंने अथॉरिटी बिल्ड करी? वॉर्टन से एमबीए किया, फाइनेंस डिग्री करी एनवायू स्टर्न से, और मैकिन्सी के एक कंसल्टेंट भी रह चुके हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, ये आगे काम आएगा। उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का इस्तेमाल किया है, जाने अनजाने ही सही। अपने कंटेंट से बेहतर है पहले अपनी एक क्रेडिबिलिटी को वेपन बनाया जाए, जो कि उन्हें उनकी फॉर्मल एजुकेशन और कॉर्पोरेट प्रेस्टीज से मिला। तो अब कभी ये मत कहना कि कंटेंट क्रिएशन में पढ़ाई जरूरी नहीं है, क्योंकि इस चीज की वजह से आप देखोगे कि पूरे करियर में उनके तार कैसे जुड़े हुए हैं सिर्फ इस एक चीज को लेके। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लोग जो हैं एक्सपीरियंस से अट्रैक्ट होते हैं कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री में। ये एक पत्थर की लकीर आप मान सकते हो। अब एक्सपीरियंस कैसा? आपका एक्सपीरियंस बड़ा भी हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस रूट लेवल पे भी हो सकता है, जिससे वो आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये एक पत्थर की लकीर है कि लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक्सपीरियंस से अट्रैक्ट होते हैं। अब एक्सपीरियंस को बिल्ड करने के 2 तरीके हैं। या तो आप पूरा फ्रॉम स्क्रैच एक्सपीरियंस बिल्ड करें इस कंटेंट इंडस्ट्री में, जैसे फॉर एग्जांपल हम बिल्ड कर रहे हैं, या और कोई कंटेंट क्रिएटर है, उसका पैशन ही यही है कि वो शुरुआत से कंटेंट क्रिएशन करेगा, तो उसका एक्सपीरियंस स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होता रहता है। आगे जाके उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे लोग उसे ट्रस्ट करते हैं। अब दूसरा तरीका ये है, आउट ऑफ द इंडस्ट्री कहीं से एक्सपीरियंस लेके आए और फिर कंटेंट इंडस्ट्री में आए। आपका कोई बड़ा बिजनेस था पहले, या आप एक एंटरप्रेन्योर थे, अब आप कंटेंट इंडस्ट्री में आ चुके हो, तो वो एक्सपीरियंस जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप में मिला, उस एक्सपीरियंस को लोग ट्रस्ट करते हुए आपके कंटेंट देखेंगे। एग्जांपल के लिए निखिल कामत या अंकुर वारिकू। खैर, रेवंत ने अपनी फॉर्मल एजुकेशन तो करी ही, लेकिन 1 साल लंबा न्यूट्रिशन कोर्स भी किया। उनको उस कोर्स से एक इंसाइट मिला, जल्दी हम घर का खाना भी तो हम बाहर से खा रहे हैं, हम घर में बॉर्नवीटा खा रहे हैं, हम केचप खा रहे हैं, हम रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं कि यार 70% चीजें जो हम खाते हैं वो तो पैकेज फूड ही है। और इस जगह यूज हुई है नॉलेज फर्स्ट अप्रोच, यानी कि वो टी थ्योरी जो आप सुनते रहते हैं। सारी चीजों की नॉलेज रखो थोड़ी थोड़ी, लेकिन एक टॉपिक पे ऐसी डीप नॉलेज करो कि कोई वहां तक पहुंच ही ना पाए। अब इस अप्रोच से उन्हें क्रेडिबिलिटी भी मिली, उन्होंने अपनी नॉलेज उस नीश के अंदर भी बनाई। अब रह गई सिर्फ एक चीज, द गेम ऑफ कंटेंट को समझना। उसके लिए उन्होंने फूड फार्मर बनने से पहले ही सेल्फोनॉमिक्स किताब को लॉन्च किया था। और वो खुद कहते हैं, मेरा पहला कंटेंट तो सिर्फ कॉमेडी वीडियोस था, अलीपुर गाइस या ला मार्टिनेर पीपल के ऊपर। वो स्किट्स बनाते थे ताकि वो ऑडियंस के परसेप्शन को समझ सके और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ सके। और ये वायरलिटी का मैकेनिक्स कैसे काम करता है उसके लिए उन्होंने नेटवर्क्स भी बनाए। प्रोबेबली यही 2 चीजें फूड फार्मर बनने से पहले उन्होंने की होगी। पहला, स्टोरी टेलिंग। वो बेस्ट वे कौन सा है चीजों को बताने का जिससे ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट पड़े। एग्जाम्पल के लिए ये स्टोरी टेलिंग का शब्द
ये एक कोर प्रिंसिपल में से एक है जो फूड फार्मर अपनी स्टोरी टेलिंग्स में इस्तेमाल करते हैं। That media doesn't call me influencer, media calls me de-influencer. दूसरा, उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे लर्न करी, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे उनकी स्टोरी टेलिंग के ऊपर। जरा डीप में थोड़ा सोचो और शांत होकर सोचो, उनकी हर वीडियो की शुरुआत कैसी होती है। कोक में 8 चम्मच चीनी, फैंटा में 10 चम्मच चीनी, पेप्सी में 8 चम्मच चीनी, फ्रूटी में 10 चम्मच चीनी, रेड बुल में 8 चम्मच चीनी और बहुत सारा कैफीन, माउंटेन ड्यू में 9 चम्मच चीनी। माउंटेन ड्यू का टैगलाइन है डर के आगे जीत है। एक सॉफ्ट ड्रिंक का डर और जीत से कोई कनेक्शन नहीं है और मेरे हिसाब से उनका टैगलाइन होना चाहिए ड्यू के आगे डायबिटीज है। तो पहले ही आपको एक शॉकिंग और रिलेटेबल वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे में अब क्रेडिबिलिटी है, डीप नीश नॉलेज है और अब कंटेंट गेम भी वो समझ चुके थे। इक्वल्स टू अथॉरिटी आपको मिलती है कंटेंट क्रिएशन में। लेकिन सिर्फ अथॉरिटी होने से एक क्रिएटर को वो रीच नहीं मिलती, उसे कुछ ऐसा ऑफर करना पड़ता है जो कोई ऑफर ना कर रहा हो। तो या तो तुम ओनली वन हो मार्केट में या नंबर 1 हो। फूड फार्मर ने ओनली वन को चुना क्योंकि उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज था जिससे उन्हें एक एंटी ट्रेंड मोमेंट मिला। अपनी रिसर्च के दौरान मुझे पता चला मैकेंजी में जब वो कंसल्टेंट थे तो वो उन्हीं कंपनीज के साथ कंसल्ट करते थे जिनको आज वो एक्सपोज करते हैं। और ये चीज उन्होंने खुद मानी है कि मुझे एक इनसाइडर नॉलेज हमेशा से है इन कंपनीज के बारे में, ये कंपनीज कैसे काम करती हैं। वो एफएमसीजी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को समझते हैं, उनके इकोनॉमिक्स को समझते हैं और ये कंपनीज कहाँ से उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, किस न्यूट्रिशन वैल्यू से उन्हें प्रॉफिट मिल सकता है, किसी देश की टारगेट ऑडियंस का परसेप्शन कैसे बिल्ड करना है, इन कंपनीज को अच्छे से पता है और ये रेवंत को पता है। We should advise all the top MNCs, like every major company pretty much we're advising and ये चीज एक बड़ा अनफेयर एडवांटेज बन जाती है क्योंकि पहले क्या होता था, जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर, जो हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स होते थे वो एक अजम्पशन के तौर पे आपके साथ शेयर करते थे डिटेल्स, या उन्हें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है उसके हिसाब से वो आपको बताते थे। कंपनी की क्या इकोनॉमिक्स है, कंपनी के अंदर कैसे काम होता है वो नहीं वो बता सकते थे। किस कंपनी के अंदर कौन सा प्रोडक्ट किस प्रॉफिट मार्जिन पे है, या उसकी जियोलॉजी के हिसाब से वो कैसे प्राइसिंग रखते हैं या न्यूट्रिशन वैल्यू को रखते हैं, ये पहले इन्फ्लुएंसर्स को पता नहीं रहता था। और ऐसे में लोग उन पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे जो पहले से इन कंपनीज के साथ जुड़ा हुआ था कहीं ना कहीं। इससे ना केवल उनको एक अथॉरिटी भी मिलती है और एक अपर हैंड भी मिलता है अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। किसकी वजह से? अपने एक्सपीरियंस की वजह से और पढ़ाई की वजह से। और बहुत से हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ने अब लेबल्स को पढ़ना चालू किया और लोगों को बताना चालू किया विद प्रूफ्स, लैब टेस्ट के साथ। अब रेवंत ने यहाँ पर एक ट्रेंड को ब्रेक किया जो बहुत सालों से चला आ रहा था, उसको एक एंटी ट्रेंड बनाया। अब इंटरेस्टिंगली आप बोलोगे कि रेवंत से पहले भी बहुत से इन्फ्लुएंसर्स थे ऐसे जो लेबल दिखा के बात करते थे, विद प्रूफ्स बात करते थे, लेकिन उनका इम्पैक्ट इतना बड़ा क्यों नहीं हो पाया। यहाँ आपको एंटी ट्रेंड की ताकत पता चलेगी। 4 तरीकों से फूड फार्मर ने एंटी ट्रेंड का इस्तेमाल किया। पहला था स्ट्रेटेजिक सेक्रीफाइस। 2 करोड़ की जॉब छोड़ी अप्रैल 2023 में उन्होंने बताया, जब उनके 1000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे और बिना कॉन्क्रीट प्लान के उन्होंने ये अनाउंस भी कर दिया था। अब ये जो चीज थी वो सोशल मीडिया पे एक आग की तरफ फैली। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई करता नहीं है, ट्रेंड को कोई ब्रेक करना नहीं चाहता। इसकी वजह से उनको वो सवाल से कभी सामना होना ही नहीं पड़ा कि लोग कहें कि भाई तू क्या बता रहा है, तू 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, तू कर सकता है ये काम, सही है, ठीक है ना, ये तेरा साइड हसल है, साइड हसल की तरह रहे। तो ये कहने का मौका नहीं दिया गया। दूसरा जो बॉर्नविटा मूवमेंट था, अप्रैल 1, 2023 को उन्होंने बॉर्नविटा की वीडियो लॉन्च करी और कुछ घंटे बाद ही उनको लीगल नोटिस भी आ गया। लेकिन वो जो वीडियो था पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में अब वायरल हो चुका था और अप्रैल 9 तक तो उनके 1 लाख फॉलोअर्स बढ़ चुके थे, यानी कि 10,000% की ग्रोथ 8 दिनों के अंदर, क्योंकि बॉर्नविटा एक ट्रेंड था और उसको उन्होंने ब्रेक किया। तीसरा मोमेंट, द एंटी मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी, जो कि एक जीनियस मूव था। उन्होंने हर एक ब्रांड को मना किया अगले 1.5 सालों तक कि मैं आपके साथ डील नहीं करूंगा। और लोगों की एक्सपेक्टेशंस यही थी कि ये अब इन्फ्लुएंसर बड़ा बन चुका है, अब ये ब्रांड डील्स करना चालू करेगा। लेकिन 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो वायरल होने के बावजूद भी उन्होंने नहीं करी उस वक्त। और ये चीज भी एक ट्रेंड को तोड़ती है। लेकिन आगे इस वीडियो में आप देखोगे कि कैसे इस चीज का उन्होंने कैपिटलाइजेशन किया। और चौथा एंटी ट्रेंड मूवमेंट बना द लीगल प्रेशर और सोशल प्रूफ्स। 5 लॉ सूट्स हुए 4 ब्रांड्स के द्वारा कुछ ही महीनों के अंदर। ट्विटर पे सस्पेंशन फैल रहा है और दिल्ली हाईकोर्ट के केसेस हो रहे हैं। यहाँ उनके ऊपर जो एलिगेशंस थे उससे उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया। अगर ब्रांड्स मुझ पे केस कर रहे हैं तो यानी जरूर मैं कुछ सच बता रहा हूँ। अब आप एक समझदार इंसान को फूड फार्मर के बारे में बताएंगे तो वो कहीं ना कहीं ये कहेगा कि इन्होंने
पीआर जरूर किया है, लेकिन पीआर करना गलत नहीं है अगर आप अच्छे नैरेटिव के साथ कर सकें। तो पीआर करना तब गलत होता है जब आप किसी का पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहते हो। यहाँ पर नैरेटिव बिल्ड करने की बात हुई है, एक पॉजिटिव नैरेटिव बिल्ड करने की बात हुई है, और जरूर इसमें पीआर लगा है, और इसका एक्सपेंस जो है वो उनकी सेविंग से हुआ है। अगर हम इंस्टाग्राम पे जाके उनका ये पोस्ट खोल के देखेंगे तो उन्होंने डिस्क्लोज भी किया हुआ है कि उनकी ज्यादातर सेविंग्स जो थी वो कोर्ट केसेस में गई हैं, क्योंकि अगर वो सेविंग्स ना होती डिसएडवांटेज जरूर होता, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद उनको वो और ज्यादा बूस्ट देके चला गया, और ये मूवमेंट उनको एक एंटी इन्फ्लुएंसर की नीश के अंदर ले आता है। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि 90% इन्फ्लुएंसर्स एक लॉ सूट में ही कंपनीज डराने के लिए करते हैं ये काम, और 90% इन्फ्लुएंसर्स वापस ले लेते हैं अपना कंटेंट। लेकिन उन 10% में से भी 5% सिर्फ इसी बात के लिए लेते हैं कि उन्हें सर खपाई नहीं चाहिए, और जो बचे 5% होते हैं वो फूड फार्मर की तरह निकल जाते हैं उस राह पे। वो बात अलग है, फिर भी कंटेंट हटाना ही पड़ा, और एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर से उन्हें अलग बनाता है और एक एंटी इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में ले आता है। अब ऐसा नहीं है कि फूड फार्मर जो है वो कैपिटलाइज करना ही नहीं चाहते थे इन चीजों को, उन्होंने कैपिटलाइज किया इन चीजों को, लेकिन बहुत ही स्मार्टली वे में। अगर मैं तुम्हें दो ऑप्शंस दूं, जो तुमने अथॉरिटी बनाई है उसको कैपिटलाइज करो इंस्टेंटली, इससे शायद तुम्हें 10% रिटर्न मिल जाए। दूसरा ऑप्शन, जो तुमने अथॉरिटी बिल्ड करी है उसका तुम इस्तेमाल करो बड़ी रीच और मोमेंट क्रिएट करने में, और फिर कैपिटलाइज करो, तो शायद तुम्हें 100x ज्यादा रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। पहली चीज हर एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर की स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन दूसरा ऑप्शन एक एंटी इन्फ्लुएंसर की स्ट्रेटेजी होती है, जिससे वो अपने कंटेंट को एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बना पाता है, जो आगे आने वाले सालों में कोई गिरा नहीं पाएगा अगर खुद ना चाहो तो देखिए उन्होंने अपना कंटेंट और अपने कंटेंट से कंटेंट एम्पायर कैसे बनाया, उसकी पूरी टाइमलाइन देखो। 5 लेबल वीडियोस वायरल होने के बाद उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया, एक चेंज लाने के लिए, लेबल पढ़ेगा इंडिया, जो कि एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश थी। उनके कंटेंट में आपको हमेशा ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन, और स्टोरी टेलिंग का ये एक प्रिंसिपल भी बनता है, बताओ मत दिखाओ। So my page 100% like my entire movement is around simplifying it. वो लोगों के अंदर वो अडेप्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने टेक्निकल जार्गन्स को साइड में रखा और एक्शनेबल चीजें बताई जो कि मास अडॉप्ट कर सके लोग। एग्जाम्पल 5 इंग्रेडिएंट रूल, पहले के इंग्रेडिएंट चेक करो, जो पहले से हैं वो सबसे ज्यादा हैं, जो बाद में हैं वो सबसे कम है। दूसरा, उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन में ह्यूमर को ऐड किया ताकि वीडियोस बोरिंग ना लगे और आंटियां और दादी माँ भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सके, जो एक इंटेलेक्चुअल डेप्थ तो देता ही है लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ। For example, Rajkumar Hirani, he also does not self-help comedy, but he has a message within his movies. Yeah. And he has humor, of course. Yeah. जिससे मास अपील आपको मिलती है। पीयूष पांडे जी हमारे देश के लेजेंडरी स्टोरी टेलर, जिन्होंने कितनी सारी एड्स बनाई है, उसमें से एक रूल उनका ये भी था कि विट प्लस वार्मथ इक्वल्स टू मास अपील। अब कंटेंट में सबसे जरूरी है ऑडियंस, और ऑडियंस आपको मिलेगी कमेंट सेक्शन पे। तो कंटेंट क्या बनाना चाहिए उसकी रिसर्च करने के बजाय वो कमेंट सेक्शन को चेक करते थे ज्यादातर, ताकि उनको ऑडियंस की साइकोलॉजी पता चल सके, और लोग खुद ही बता दिया करते थे कि अगली वीडियो उनको किस पे चाहिए, जिससे उनको एक फीडबैक लूप भी मिलता था। और इसी अप्रोच के कारण गवर्नमेंट तक ये इशू पहुंचता है और एक इम्पैक्ट डॉक्यूमेंटेशन तैयार होता है कि अब आपको इतनी चीजिंग कम करनी पड़ेगी या इतना पाम ऑयल अब कम करना पड़ेगा, और ये एक प्रूफ बन जाता है फूड फार्मर के लिए कि मैंने एक चेंज लाया है। तो एक एंटी इन्फ्लुएंसर ने जो चीजें बनाई है वो एक चेंज लाने के लिए उसे यूज करता है, और उस चेंज को वो कैपिटलाइज करता है। कैसे, ये देखो। फूड फार्मर की मोनेटाइजेशन की स्ट्रेटजी में, या इसको मैं कहूं कि कैपिटलाइजेशन की स्ट्रेटजी में, 5 मेन इनकम सोर्सेज आ जाते हैं, लेकिन उसमें से एक काफी अजीब थी। अगर हम मंथली रेवेन्यू के एस्टिमेशंस देखें तो करीबन इतने वो अपने YouTube चैनल से जनरेट करते हैं, जो कि सीधा सीधा उन्होंने जो चीजें बिल्ड करी हैं, जो ट्रस्ट बिल्ड किया है, उसका कैपिटलाइजेशन। फिर उनकी कैपिटलाइजेशन की दूसरी स्ट्रेटजी आती है ट्रूथ इन पार्टनरशिप के साथ। ट्रूथ इन ऐप पे स्कैन करो और जो आप खा रहे हो वो हेल्दी है या नहीं पता करो। बजाय अपनी खुद की ऐप बनाने के लिए जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी होगी और एक्सपेंसिव भी होगी, वो ट्रूथ इन के ब्रांड एम्बेसडर बन गए और उन्हें एडवाइस भी देते हैं। इससे उन्होंने अपने टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को आउटसोर्स किया और अपने मिशन से भी अलाइन कर लिया, और इवन उनके पास कंसल्टेंसी का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है वो अब ट्रूथ इन के पास है, जिससे ट्रूथ इन को भी फायदा हुआ और रेवंत को अपना ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच नहीं बनाना पड़ा, और उनको टेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल गया और मिशन भी अलाइन हो रहा है, कैपिटलाइज भी हो रहा है। मजे।
फिर आता है ओनली व्हाट्स नीडेड ब्रांड। 14 महीने जीरो मोनेटाइजेशन पे थे, उसके बाद उन्होंने ओन ब्रांड लॉन्च किया, जहां पर इस ब्रांड की यूएसपी ही यही है कि ट्रांसपेरेंसी रखेंगे हर एक चीज में। तुम्हारे वोट के साथ डिसाइड होगा कि इसकी दाम क्या होगा, इसमें क्या इंग्रेडिएंट होगा और बॉक्स का पैकेज कैसा होगा, वो तुम्हारे वोट से डिसाइड होगा। फुल कॉस्ट के ब्रेकडाउन्स, इंग्रेडिएंट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, वो सारी चीजें डिस्क्लोज ट्रांसपेरेंट रखते हैं, जो अगेन एक एंटी ट्रेंड बनाती है। अब यहाँ मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, मुझे लगना चालू होगा कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। अगर इन रिपोर्ट्स की देखें तो 1.36 करोड़ जो थे जुलाई में इनकी सेल हुई थी बिना किसी एड्स के या डिस्काउंट के या क्विक कॉमर्स के साथ। और मैंने कहा हाँ यार ठीक है, इतना तो जायज है यार। लेकिन जब मैं इनकी साइट पे गया वेबसाइट ट्रैफिक को चेक करने, तो ये ट्रैफिक था। ये मेरे लिए खुद शॉकिंग है। पता नहीं मैं शायद कोई गलती कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये मैं कोई इल्जाम या कुछ नहीं लगा रहा हूँ, ये शायद हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो या ये चीज ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसलिए मैं शायद बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर रिव्यूज के हिसाब से देखें और अगर हम कम से कम वाला डब्बा पे उठाएं वे प्रोटीन का, तो 500 ग्राम के हिसाब से इतना बनता है और 1 किलो का डब्बा लोगे तो इतना बनता है। अब मुझे सिर्फ इसी बात का कंफ्यूजन था कि यार मैं जो ये ट्रैफिक देख रहा हूँ ये सही देख रहा हूँ कि गलत देख रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं एक चीज देख रहा हूँ, उसे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट पेज का जो ट्रैफिक है वो बहुत कम है, लेकिन जो उनकी मेन साइट जो होम पेज का ट्रैफिक है वो 1900 के आसपास का है। फिर भी यार ये, लेकिन फिर भी उनका मेन सोर्स ऑफ अर्निंग हमेशा एड्स ही रहेगा और ट्रूथ इनकी पार्टनरशिप। इवन हमें भूलना नहीं चाहिए फूड फार्मर 01 नेटवर्क के अंदर भी आते हैं और 01 नेटवर्क ज़ीरोधा के अंडर आता है। यानी ज़ीरोधा जो है वो फूड फार्मर को इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है कि पूरा इकोसिस्टम कैसे काम करता है ज़ीरोधा का, AVTV का। आप डिस्क्रिप्शन पे चेकआउट कर सकते हैं या आई बटन पे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए अपने सर्टिफिकेशंस भी निकाल रखे हैं कि अगर हमारे सर्टिफिकेशंस से आपका ब्रांड, फूड ब्रांड जो है वो लेबल्ड होगा तो एक ट्रस्ट माना जाएगा। इसके अलावा वो नॉन फूड डील्स भी करते हैं। अब ये भी एक जीनियस मूव के अंदर आ जाता है। उन्हें पता है कि अगर मैं किसी फूड ब्रांड को स्पॉन्सर करता हूँ और उस फूड ब्रांड ने कभी गलती करी ना तो सारा नाम मुझ पे आ जाएगा, क्योंकि मेरी जो बेस है वो ट्रस्ट के ऊपर बिल्ड है। इसलिए उन्होंने बोर्ड को स्पॉन्सर किया। अब इसमें फायदा बोर्ड का भी है, वो उनके ट्रस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखा जाए तो फूड फार्मर के लिए मनी वो करेंसी नहीं है, ट्रस्ट वो करेंसी है। उन्होंने अपना पूरा एम्पायर ट्रस्ट के ऊपर बिल्ड कर रखा है और जरा सी भी अगर कोई गलती होती है तो ये पूरा एम्पायर ढह जाएगा। इनफैक्ट उनको इसी ट्रस्ट की वजह से जो उनपे एलिगेशंस लगते हैं, जो भी कंट्रोवर्सी होती है, वो उनको फायदा ही करके जाती है अल्टीमेटली, क्योंकि वो ट्रुथ बोल रहे हैं और हर एक कंट्रोवर्सी का रिजल्ट वो एज एन पोर्टफोलियो के तौर पे दिखा सकते हैं। ऐसे में उनकी सक्सेस का एक फ्रेमवर्क तैयार होता है जिसका आप भी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं या मैं भी कभी इस्तेमाल कर सकता हूँ। सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा ट्रस्ट के चलते। रिजेक्ट करो शॉर्ट टर्म मनी को, बिल्ड करो अनमैच्ड क्रेडिबिलिटी, क्योंकि ट्रस्ट इक्विटी ब्रांड डील से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है आज के समय में। और फिर उस ट्रस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करो। तुम्हें एक तो ऑर्गेनिक रीच मिलेगी बिना पेड एड्स के, कम्युनिटी बनेगी और बड़े ब्रांड्स जो हैं वो फोर्स होंगे रिस्पॉन्ड करने के लिए और एक मीडिया एम्प्लीफिकेशन मिलेगी। फिर वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोडक्ट लॉन्चेस में कन्वर्ट करते हैं। अपने प्रोडक्ट लॉन्च करो, एक लेवरेज आपको मिलता है, कम्युनिटी आपकी बन चुकी है और प्रॉफिट मार्जिन्स को भी कोई मैच नहीं कर पाएगा उसके बाद। तो मोर सक्सेस इक्वल्स टू मोर क्रेडिबिलिटी, मोर रीच, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ ये फ्रेमवर्क काफी नहीं होता कि यार ट्रस्ट से हम सेल कर सकते हैं कोई चीज। किसी ने सच कहा है, सेक्रीफाइस विजिबल मनी टू क्रिएट इनविजिबल इक्विटी, देन कन्वर्ट दैट इक्विटी इनटू डिफेंसिबल इकोसिस्टम। बहुत से क्रिएटर्स जल्दबाजी में अपने मोनेटाइजेशंस को एक्सप्लोर करना चालू कर देते हैं, लेकिन शायद वो एक गलती जरूर करते हैं कि ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप उसे थोड़ा सा डिले करते हैं और चीजों को बेहतर बनाने में अपना टाइम खर्च करेंगे तो शायद वो मोनेटाइजेशन फीचर आपके लिए एक लेवरेज का काम करेगा, और एक ऐसा लेवरेज होगा जो आपको ट्रेडिशनल मोनेटाइजेशन से ज्यादा आपको देके जाएगा। तो अब ये पूरी वीडियो देखने के बाद तुम्हारे ऊपर है, तुम एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो या एक एंटी इन्फ्लुएंसर। लेकिन फिलहाल के लिए तुम ये वीडियो देखोगे तो तुम्हें और मजा आएगा। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।